नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। 15 दिसंबर से 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी। जॉर्डन, इथोपिया और ओमान यात्रा तय। पीएम मोदी पहली बार इथोपिया जाएंगे। 15 से 18 दिसंबर तक विदेश दौरा। जॉर्डन दौरे पर किंग अब्दुल्ला से करेंगे मुलाकात। 3 देशों के साथ संबंध मजबूत करेंगे पीएम। तो वहीं आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक 3 देशों जॉर्डन, इथोपिया और ओमान का विदेश दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान वे पहली बार इथोपिया जाएंगे। जॉर्डन में पीएम मोदी की मुलाकात किंग अब्दुल्ला से होगी। इस दौरे का उद्देश्य तीनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना माना जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, ये पीएम मोदी का अहम दौरा, जहां 15 दिसंबर से 3 देशों की यात्रा पर पीएम। जॉर्डन, इथोपिया और ओमान यात्रा तय मानी जा रही है, जहां पीएम मोदी पहली बार इथोपिया जाएंगे। 3 देशों के साथ संबंध मजबूत करेंगे पीएम। जॉर्डन दौरे पर किंग अब्दुल्ला साथ ये दौरा अहम माना जा रहा है। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में 13 दिसंबर 2001 के संसद हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विशेष रूप से पार्लियामेंट, सिक्योरिटी सर्विस, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के उन शहीदों को स्मरण किया जिन्होंने देश की सुरक्षा और संसद की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। ओम बिरला ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, आज हम उन वीर जवानों को याद कर रहे हैं जिन्होंने आतंकवाद के भय के बावजूद देश को लोकतंत्र की रक्षा की और उनका साहस और बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा है। सदन में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए उनके अटूट संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर सांसदों ने भी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साहस को याद किया। सदस्यगण, कल दिनांक 13 दिसंबर को हमारे संसद भवन पर वर्ष 2001 में कायरतापुर हमले के 24 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस दिन आतंकवादियों ने हमारे लोकतंत्र के पवित्रतम स्थल तथा भारत की संसद पर हमला किया था। संसद भवन की सुरक्षा में तैनात हमारे वीर सुरक्षा बलों द्वारा इस हमले को सफलतापूर्ण नाकाम कर दिया था। आतंकवादियों के उस हमले को बहादुरी से सामना करते हुए संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस के 8 सुरक्षा कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस आतंकवादी हमले में सीपीडब्ल्यूडी के एक कर्मचारी भी शहीद हुए थे। ये सभा 13 दिसंबर 2001 के आतंकवादी हमले में संसद भवन की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त सभी तो वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवारों और उनके आश्रितों को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन उन परिवारों के लिए राहत और उम्मीद का दिन है जिनके जख्म अभी भी दशकों से भरे नहीं थे। मुख्यमंत्री ने बताया, दिल्ली सरकार ने 1984 दंगे के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। सभी नियमों का सरलीकरण करते हुए हर पीड़ित परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की गई। ये निर्णय पिछले वर्षों में पीड़ितों की तकलीफों को देखते हुए किया गया। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि पीड़ित परिवारों ने खुशी और आभार भी व्यक्त किया। साथ ही सरकार के इस कदम को न्याय संगत और संयोजित बताया। आज का दिन उस 84 के दंगों के परिवारों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम दिल्ली सरकार ने किया और बेहद ही सारे नियमों को सरलीकरण करके इन परिवारों के दुख दर्द को कम करके उनके परिवार के एक जन को नौकरी देने का काम दिल्ली सरकार ने किया। वर्षों से ये मन में आस लिए पिछली सरकारों के दरवाजों पे हमारे ये सिख परिवार धक्के खाते रहे, अपनी तकलीफ बताते रहे, कभी अदालतों की हाजिरी भरी और कभी हाथ जोड़ निवेदन किया, पर उनकी सुनवाई उस प्रकार से नहीं हो पाई। मुझे खुशी है कि गुरु साहब ने ये सेवा हमें दी। मैं
हमारे मंत्री सिरसा साहब का भी धन्यवाद करती हूं कि जो लगातार इस काम को करने में उन्होंने अपने एफर्ट लगाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौलतपुर में किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद कर खेती की जमीनी चुनौतियों, आधुनिक तकनीकों और कम लागत से अधिक उत्पादन के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान पाठशाला के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहां बहुत नजदीक से देख रहे हैं कि खेती क्या है, खेती की चुनौतियां क्या है और कम लागत तथा अधिक आपको बता दें कि उत्पादन के जरिए किस तरह किसानों को खुशहाल बनाया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि की आधुनिक बनाने और नई तकनीकों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान और कृषि वैज्ञानिक और स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का निरीक्षण कर विभिन्न आधुनिक कृषि उपकरणों और तकनीकों की जानकारी भी ली। विधानसभा के सदस्य और प्रदेश सरकार में खाद्य मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सुरेश राही जी, इस जनपद के अत्यंत प्रगतिशील किसान और पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री रामशरण वर्मा जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, हमारे सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं किसान पाठशाला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप खेती की बात खेत में। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज सिंह पाटिल और अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक दुनिया के लिए ये क्षण बेहद भावुक रहा, जहां दलगत सीमाएं पीछे छूट गई और एक अनुभवी सीधी हुई राजनीतिक शख्सियत को पूर्ण सम्मान के साथ विदाई दी गई। फडणवीस ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शिवराज पाटिल का योगदान देश की आंतरिक सुरक्षा से लेकर संसदीय मर्यादाओं तक हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं राजनीतिक मतभेद भले ही हो, लेकिन उनकी गरिमा, अनुशासन और सार्वजनिक जीवन की मर्यादाएं सभी दलों के लिए प्रेरणा रही है। ये बहुत ही दुख की बात है कि देश के पूर्व गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष शिवराज पाटिल जी का दुखद निधन हुआ है। अभी मैं यहाँ से लातूर ही जा रहा हूँ उनका अंतिम दर्शन करने के लिए। 90 साल की उनकी आयु रही है और बहुत सालों तक उन्होंने महाराष्ट्र और देश की राजनीति में अपना वजूद दिखाया है, बहुत अच्छा कार्य भी किया है। एक बहुत ही जेंटलमैन इस रूप से उनकी तरफ देखा जाता था, एक ऐसे राजनेता जो एक अलग प्रकार की राजनीति करते से बहुत ही अलग अलग पार्टियों में भी उनके प्रति बहुत आदर था, सम्मान था, बहुत सम्मानित इस प्रकार के राजनेता थे और महाराष्ट्र के और देश की राजनीति में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य भी किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के व्यक्ति का जाना हमारे लिए बहुत दुखद है। मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। तो वहीं लोकसभा में माहौल उस वक्त तब गया जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु सरकार पर सीधे सीधे सनातन धर्म विरोधी होने का आरोप लगा दिया। ठाकुर ने सदन में कहा, देश का एक राज्य एंटी सनातन धर्म का सिंबल बन गया है और वहां के मंत्री खुलेआम सनातन पर हमला करते हैं और हालात ये हैं कि लोगों को मंदिर जाने के लिए भी कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। ठाकुर ने मद्रास हाई कोर्ट से उस वक्त
सख्त फैसले का भी जिक्र किया। जब आपको बता दें, मुदैर बेच ने राज्य सरकार के अधिकारों और अधिकारियों को फटकार लगाई थी, क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने थिरुपरकुंद्रम मंदिर में कार्तिक गई दीपम प्रज्वलन के आदेश को जानबूझकर नजरअंदाज किया। अदालत ने इसे बेहद गंभीर माना और इसी मामले पर आज लोकसभा में गूंज उठा एक सवाल, जहां हिंदुओं को मंदिर जाने से क्यों रोका जाता है। तो वहीं गुजरात में आज मीडिया और समाज दोनों के संगम से बना एक अनोखा मंच सुर्खियों में रहा। भारत कूल कार्यक्रम का आगाज हुआ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी के हाथों, जहां मंच पर केवल कार्यक्रम का उद्घाटन ही नहीं हुआ, बल्कि भारत के नए रूप, नई सोच और नई दिशा की भी चर्चा जमकर हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने संबोधन में कहा, आज का भारत सिर्फ विकास नहीं बल्कि आत्मविश्वास की पहचान बन चुका है। देश का युवा कूल भी है और क्रिएटिव भी, और चुनौतियों को अवसर में बदलने में सबसे आगे। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल में जिस नवाचार और सुशासन की मिसाल पेश की गई है, उसी का प्रतिबिंब पूरे देश में दिखने लगा है। इस दौरान मीडिया क्लब के मंच पर राज्य के विकास मॉडल, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप कल्चर और भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर कई अहम संदेश दिए गए। तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद भवन से और साथ ही आपको बताते चले एक्सटेंशन बिल्डिंग में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की अहम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मौजूदा सत्र की रणनीति, सरकार को घेरने की रूपरेखा और विभिन्न विधेयकों पर पार्टी की संयुक्त स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। राहुल गांधी ने सांसदों से कहा कि संसद में विपक्ष की आवाज को मजबूती और एकजुटता से उठाना आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने संगठनात्मक तालमेल और तथ्यों के साथ प्रभावी हस्तक्षेप पर भी जोर दिया। तो वहीं मुंबई में आज सियासी हलचल का माहौल कुछ अलग ही रहा, क्योंकि एनसीपी, एससीपी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और प्रमुख शरद पवार का 10वां जन्मदिन भी मनाया। वहीं राजनीति की जमीन पर 6 दशक बिताने वाले शरद पवार के लिए आज का यह आयोजन सिर्फ एक जन्मदिन नहीं, बल्कि उनके अनुभव, प्रभाव और राजनीतिक विरासत का एक बड़ा सार्वजनिक सम्मान भी रहा। पार्टी दफ्तर से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पोस्टरों, नारों और बधाइयों की गूंज भी दिखी और कार्यकर्ताओं के उत्साह ने साफ कर दिया कि शरद पवार अब भी महाराष्ट्र की राजनीति में एक केंद्रीय धुरी बने हुए हैं। वहीं वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें दीर्घायु की शुभकामनाएं दी, जबकि युवा कार्यकर्ताओं ने उन्हें उस मार्गदर्शक के तौर पर याद किया जिसने महाराष्ट्र की रणनीति की पीढ़ियों को दिशा दी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है। पुलिस और प्रशासन झुग्गी झोपड़ी इलाकों और संदिग्ध जगहों पर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। गलत या संदिग्ध पहचान पाए जाने पर लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये सर्जिकल स्ट्राइक पूरे राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई। सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचेगा। पिछले सालों के डेटा भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि राज्य में लगातार अप्रवासी और अवैध घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। आइए विस्तार से देखें क्या है योगी सरकार की रणनीति, कितने लोग पकड़ाए गए और कैसे चल रही है ये रेड।
विशेष रूप से बांग्लादेशी नागरिकों के संदिग्ध मामलों में लगातार वृद्धि हुई। अधिकारियों का कहना है कि झुग्गी बस्तियों में सबसे ज्यादा लोग बिना कागज के रह रहे हैं। गृह विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 2023 में 15,000 प्लस मामलों में जांच हुई। 2024 में संख्या बढ़कर 18,500 हो गई। राज्य सरकार ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। पिछली सरकारों के दौरान भी कई रेड हुई, लेकिन ये लगातार अभियान की तरह नहीं चला। अब योगी सरकार ने 24/7 मोड में कार्यवाही शुरू की है। हर जिले में टीम बनाई गई है जो झुग्गी झोपड़ी और संदिग्ध इलाकों की निगरानी कर रही है। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों की समस्या कोई नहीं है। पिछले वर्षों में कई रेड हुए, लेकिन निरंतर और व्यापक अभियान पहली बार योगी सरकार ने चलाया। राज्य के सभी मंडलों में टीम ने झुग्गी झोपड़ी इलाकों में रात के समय टॉर्च की मदद से सत्यापन किया। वहीं सरकारी संसाधनों पर अनधिकृत बोझ को हटाना अब सरकार की प्राथमिकता बन गई है। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर और अन्य जिलों में रात के समय रेड पुलिस टीमों ने पहचान पात्रों का मिलान किया और संदिग्ध नागरिकों को चिन्हित किया। वहीं कुल 1500 प्लस संदिग्ध नागरिकों की पहचान, जिनमें बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक शामिल। मेरठ में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश दिए गए। टॉर्च की रोशनी में गलियों में दौड़ती पुलिस, झुग्गियों के आसपास भगदड़ और दस्तावेजों का मिलान, यही दृश्य है उत्तर प्रदेश की नई सर्जिकल स्ट्राइक का। सरकार ने साफ किया कि बिना कागज किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये कार्यवाही सिर्फ पकड़ने तक सीमित नहीं, बल्कि पहचान कर डिटेंशन केंद्र में भेजने तक जारी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को पत्र लिखकर सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि संसाधनों पर अधिकार केवल नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। कानून और सुरक्षा को सुदृढ़ करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अभियान से सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक हकदारों तक पहुंचेगा। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग उत्सुकता और चिंता के मिश्र भाव में हैं। किसी को राहत है कि प्रशासन सक्रिय है, तो किसी को डर है कि कार्यवाही के दौरान परिवार प्रभावित हो सकते हैं। पिछले 10 सालों में अवैध प्रवासियों की पकड़ और प्रशासनिक कार्यवाही लगातार बदलती रही। योगी सरकार ने इसे सख्त रूप से लागू किया। आंकड़े बताते हैं कि अब कार्यवाही निरंतर और 2400 घंटे है। आंकड़े बताते हैं कि अब कार्यवाही निरंतर और 24/7 है। राज्य में लगातार निगरानी और जांच जारी रहेगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो भी बिना कागज रहेगा उसे पकड़कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षा और समृद्धि का आधार है और ये अभियान इसी दिशा में एक मजबूत कदम है। घुसपैठियों पर जोरदार प्रहार, योगी का ऑर्डर। राज्य में घुसपैठिया स्वीकार नहीं, घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक। यूपी में डिटेंशन सेंटर, घुसपैठियों के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन। घुसपैठ पर योगी की सबसे बड़ी स्ट्राइक। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ चल रही सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जारी है। योगी सरकार ने साफ कर दिया कि अवैध प्रवासियों को कोई भी छूट नहीं मिलेगी। डिटेंशन सेंटर, दस्तावेज सत्यापन और 2400 घंटे कार्यवाही के साथ यह अभियान प्रदेश की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। गृह विभाग ने निर्देश दिए कि सभी नगर निकाय संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करे। इससे सार्वजनिक संसाधनों पर अनधिकृत बोझ हटेगा और योजनाओं का लाभ असली लाभार्थियों तक पहुंचेगा। स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। सुरक्षा बढ़ने पर लोग संतुष्ट हैं, लेकिन रात की रेड के दौरान भगदड़ और टॉर्च की रोशनी ने कई लोगों को भयभीत कर दिया। व्यापारी कह रहे हैं कि अचानक छापेमारी से उनके व्यवसाय प्रभावित हुए। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि कार्यवाही आवश्यक है, लेकिन मानव अधिकारों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। सरकार ने इस अभियान को पारदर्शी बनाने के लिए निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने या किसी आवास में रहने से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित की जाए। यही कारण है कि अभियान में नागरिकों का सहयोग बेहद अहम है। इस कार्यवाही से अपराध और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण मजबूत होगा और जनता का सरकार पर भरोसा और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में अब प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक घर, प्रत्येक इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। तो इस व्यापक और सख्त अभियान के माध्यम से राज्य ने साफ संदेश दिया है, संसाधनों पर अधिकार केवल नागरिकों का है, अवैध प्रवासियों का नहीं, और प्रदेश की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संसद फिर गर्म रही। गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट मिनट के बयान के दौरान विपक्ष वॉकआउट करता रहा और बाहर आते ही राहुल गांधी ने दे दिया सबसे बड़ा चैलेंज। अमित शाह जी वोट चोरी पर खुली बहस कर लेते हैं कैमरों के सामने। इसके बाद मुद्दा बढ़ा CIC की नियुक्ति तक, जहां राहुल ने PM मोदी और अमित शाह के साथ हुई 1.5 घंटे की मीटिंग में अपना सहमति पत्र सौंप दिया। आज हम दिखाएंगे वो टकराव, वो बयान और वो 51 मिनट जिन्होंने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट।
वो दिन जो साधारण नहीं था। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन माहौल शुरू से ही बिजली की तरह कड़क रहा था। विपक्ष की नारेबाजी, सत्ता पक्ष के जवाब और बीच में इंतजार उस भाषण का जो गृह मंत्री अमित शाह देने वाले थे। 91 मिनट का वो भाषण जो राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो चुका था। अमित शाह जैसे ही खड़े हुए, विपक्ष ने अपनी रणनीति खोल दी। पहले शोर, फिर वॉकआउट और फिर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन शाह ने अपनी गति नहीं रोकी। उन्होंने चुनाव सुधार, राजनीतिक फंडिंग और लोकतंत्र की पारदर्शिता पर अपनी बात रखी। इसी दौरान आमने सामने आया राहुल गांधी का वो चैलेंज जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हिम्मत है तो खुली बहस कर लेते हैं। वोट चोरी कैसे होती है, कौन करता है और सिस्टम के भीतर क्या खामियां हैं, सब कैमरे के सामने रखेंगे। ये बयान सिर्फ बयान नहीं था, ये सीधा सार्वजनिक और खुला मुकाबला था। गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 91 मिनट के भीतर कई बार ऐसा हुआ जब सदन में सीटें खाली होती गई। एक तरफ शाह बोलते रहे, दूसरी तरफ विपक्ष बाहर जाकर अपने आरोपों को तेज करता रहा। लेकिन शाम होते होते संसद से बाहर एक और बड़ी खबर सामने आई। राहुल गांधी की पीएम मोदी और अमित शाह के साथ 1.5 घंटे की मीटिंग। ये मीटिंग गोपनीय थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि राहुल ने इस बैठक में CIC की नियुक्ति को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने बैठक के दौरान अपनी असहमति का पत्र सौंप दिया। यानी राजनीति सिर्फ संसद में नहीं, बंद दरवाजों के भीतर भी उतनी ही गर्म थी। CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक ऐसा पद जो RTI की आत्मा से जुड़ा है, जो पारदर्शिता की रीढ़ है। और इसके साथ ही राहुल गांधी का कहना जो पारदर्शिता की रीढ़ है। और राहुल गांधी का कहना था कि ऐसी नियुक्ति का जो तरीका अपनाया गया है वो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। यही मुद्दा संसद के बाहर विपक्ष की आवाज बना और सत्ता पक्ष ने इसे राजनीति बताकर खारिज कर दिया। 91 मिनट के शाह के भाषण में कभी इतिहास था, कभी आरोपों का जवाब, कभी चुनाव सुधारों की वकालत, कभी विपक्ष का तंज। लेकिन सदन में तनाव उतना ही बढ़ता चला गया। अब बात वोट चोरी की बहस पर राहुल गांधी के ओपन चैलेंज की कर लेते हैं। राहुल ने कहा, आइए टीवी पर बहस कर लेते हैं। EVM, VVPAT, मतदाता सूची और इसके साथ ही चुनाव आयोग की संरचना, सब पर बात कर ले। इस एक लाइन ने बहस को संसद की सीमा से ही उठाकर सीधे जनता के बीच ला दिया। राजनीति में चैलेंज देना नई बात नहीं, लेकिन ऐसा चैलेंज जो खुले मंच पर सीधे देश के सबसे शक्तिशाली मंत्री को दिया जाए, वो बड़े संकेत देता है। ये संकेत था कि आने वाले महीनों में चुनावी राजनीति और गर्म होगी। मैंने 2-3 चीजें कही थी जी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि EVM का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सत्ता पक्ष का जवाब भी आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दों पर नहीं, भ्रम फैलाने पे लगा हुआ है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि चुनाव सुधार तभी संभव होंगे जब
सभी पक्ष खुले मंच पर बहस करने को तैयार हो और इस पूरे विवाद के केंद्र में शाह के वो 91 मिनट और राहुल के वो 9 शब्द। आइए वोट चोरी पर खुली बहस कर लेते हैं। रात तक टीवी स्टूडियो गर्म और सोशल मीडिया पर ट्रेंड, राजनीति के हर गलियारे में चर्चा। क्या शाह इस बहस को स्वीकार करेंगे? क्या ये चुनौती असल राजनीति टकराव का ट्रेलर है? लेकिन इस पूरी कहानी का असली निचोड़ यही है कि संसद की एक बहस ने चुनाव सुधारों की चर्चा को नई दिशा दे दी है। ये टकराव यही नहीं रुकेगा, ये आने वाले महीनों को राजनीतिक तौर पर निर्णायक बनाने वाला है। तो ये थे संसद के वो 91 मिनट जिन्होंने सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव की रेखा और गहरी कर दी। राहुल गांधी का सीधा चैलेंज, अमित शाह का लंबा भाषण और उसके बाद राजनीतिक हलचल। ये बहस कब तक थमेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।